अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। शहर कराची की फ़िज़ाओं में जहां आवाम में खौफ और दहशत की लहर है, वहीं चोर डकैतों की चांदी हो गई है। लूट मार का बाजार गर्म है और इंसानियत तार तार हो गई है। शहरियों का घरों से निकलना और वापस घर लौटना बिल्कुल ऐसा है जैसे मौत के मुंह से निकल आना। इस लावारिस शहर में कानून तो है, लेकिन लाकानूनियत की हुक्मरानी राज करती नजर आती है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा अफसोसनाक वाकया रोनुमा होता है जिसमें शहरियों की नकदी, जेवर, मोबाइल फोन्स और कारें छीनी या चोरी हो जाती हैं और मज़ाहमत करने पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगर रवा साल होने वाले वाकयात पर नजर डाली जाए तो CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम की वारदातें 60,000 तक पहुंच चुकी हैं। सिर्फ अगस्त के महीने में 8,000 से ज्यादा जराइम की वारदातें हुई। अगस्त में यौमिया 285 वारदातें रिपोर्ट होती रही, जिनमें शहरी अपने जान और माल से महरूम हुए। तकरीबन 5,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और 200 से ज्यादा कारें चोरी या छीनी गईं, जबकि 2,500 से ज्यादा मोबाइल फोन छीने गए। ये आदादो शुमार हर महीने कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, जो कि इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। आखिर वो कौन लोग हैं जो बेखौफी से असला लेकर आते हैं, डकैतियां करते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं? CCTV कैमरों में चेहरे वाज़े होने के बावजूद भी उनको पकड़ा नहीं जाता। क्यों मुजरिमों की शनाख्त पाने में कानूनी इदारे बेबस रहते हैं? शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा? बजाय तहफ़्फ़ुज़ देने के अरबाब इख्तियार की जानिब से जब ये कहा जाता है कि लोग अपने कपड़ों के अंदर की जेब में अपना मोबाइल फ़ोन रखें, तो सर पीटने को दिल करता है। पॉकेट के अंदर की साइड रखेंगे चोरी नहीं होगा, अगर पॉकेट में डालेंगे तो चोरी हो जाएगी। इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी के होते हुए ऐसे सानेहात पेश आए जिसमें दरिंदा सिर्फ मुजरिमों ने बेगुनाह लोगों को न सिर्फ लूटा बल्कि उनकी जान भी ले ली। इन वाकयात की CCTV वीडियोस ने हर शहरी का दिल दहला दिया। कोरंगी के इलाके मोहम्मद अली कॉलोनी में एक बाप को डकैतों के हाथों जान गंवानी पड़ी और इसकी मासूम बच्चियां अपने बाप के कत्ल का इंसाफ मांगती रह गईं। इसी तरह कोरंगी 2 नंबर में नामालूम मुल्ज़िमान ने बुक शॉप पर धावा बोला और मज़ाहमत पर बाप बेटे को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो का क्लिप वायरल हुआ है जिसमें हमारे बाबा को गोलियां मार के बेदर्दी से शहीद किया गया है। तो हमारा सवाल आप सबसे ये है कि क्या कसूर था हमारे बाबा का जो उनको गोलियां मारी गई कि बेदर्दी से उनको शहीद कर दिया गया? हमारा क्या कसूर था जो हमारे बाप को साया हमसे छीन लिया गया? हम जो मांगते थे हमारे बाबा हमें वो ही दिलाते थे, हम जो कहते थे वो करते थे। अब कौन उठाएगा हमारी जिम्मेदारियाँ, कौन पढ़ाएगा हमें? ऐसी सैकड़ों वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन मुजरिम पकड़े नहीं जा सके। ये मुजरिम आज भी खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन इनको कैफरे किरदार तक कौन पहुंचाएगा, ये बताने वाला कोई नहीं। पॉकेट के अंदर की साइड रखेंगे चोरी नहीं होगा, अगर पॉकेट में डालेंगे तो चोरी हो जाएगी। नाज़रीन, शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई सूरत-हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में नज़ीर शाह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक की तो जुलाई के मुकाबले में अगर अगस्त का जायज़ा लिया जाए तो तकरीबन 30% क्राइम में ज़्यादा इजाफा हुआ है। हर गुजरते माह के साथ इसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। अगर आप सिर्फ रवां साल के जो 8 माह अगर आप लगाएं 1 जनवरी से 31 अगस्त तक, तो 60,000 वारदातें तकरीबन रिपोर्ट हुई हैं, जिसके अंदर 18,000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, 40,000 के करीब मोटरसाइकिलें और तकरीबन 90 से ज़्यादा शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए हैं। 1,000 के करीब गाड़ियाँ चोरी या छीनी गई हैं और तकरीबन 6 जो एक्सटॉर्शन के वाक़यात हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो ऐसे वाक़यात हैं डकैती के, उनकी तो कोई तादाद ही नहीं है। अनलिमिटेड ऐसे वाक़यात हैं जिसमें शहरियों के करोड़ों रुपए जो है वो लूटे गए और किसी न किसी तरीके से अगर आप दीगर वारदातें देखें तो
90 से ज़्यादा अगर आपके इक़दाम कत्ल के वाक़यात हैं, तो जो इक़दाम कत्ल के जो वाक़यात हैं यानी कि डकैती मज़ाहमत के दौरान शहरी को ज़ख्मी करना, तो वो तादाद सैकड़ों में। तो कई वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, कई नहीं होते। ये मैं आपको वो फिगर बता रहा हूँ जो रिपोर्ट हुए हैं, और हर माह इसके अंदर जो है तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। और हमारे जो वज़ीर दाखिला जो कहते हैं हारिस नवाज़ के मोबाइल अंदर वाली जेब में छुपा कर रखा जाए, तो हमारी तो टी शर्ट में जेब ही नहीं होती, तो फिर हम उसका क्या करें। पॉकेट के अंदर की साइड रखेंगे चोरी नहीं होगा, अगर पॉकेट में डालेंगे तो चोरी हो जाएगी। आईजी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि नई टीम आई है कराची में, तो बहुत जल्द जो है तब्दीली सामने आएगी। तो बात ये टीम तो नहीं आई है, लेकिन उसके अंदर बहुत से SHOs वही पुराने जो माजी में भी लगते रहे, और उनकी कारकर्दगी ऐसी है कि कई को मिक्सअप विद क्रिमिनल्स की वजह से मुअत्तल किया गया, बाकायदा उनको लेटर जारी किए गए, उनको हटाया गया, लेकिन दोबारा से वो लगकर किसी न किसी तरीके से आ जाते हैं। शहरियों का माल महफूज है, ना ही जान महफूज है। जब इस तरह का बयान सामने आता है कि जी अंदर की जेबों में मोबाइल छुपा के रखें, जिस पे शहरियों का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी आया, तो क्या आप समझते हैं कि सूबाई हुकूमत, फाकी निगरां हुकूमत ये सेटअप संभालने में नाकाम रही है? ना आप घर के अंदर महफूज है, ना घर के बाहर, ना दुकान के अंदर महफूज है, ना दुकान के बाहर। कोरंगी में बुक स्टॉल था 3 मंजिला, 34 उसके अंदर मुलाजिम काम करते थे। 2 डाकू अंदर दाखिल हुए, एक बाहर खड़ा रहा, उन्होंने मज़ाहमत पर बाप बेटे दोनों को वहीं गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। आप ये देखें कि वो एक बाकायदा ग्रिल था, ग्रिल के अंदर वो दाखिल हुए, तो किस तरीके से उनको कोई डर खौफ नहीं है। इसी अगर हम इंसिडेंट की बात करें तो इसमें तो ये था ना कि जब उन्होंने अपनी वो वारदात करने आए, उन्होंने अपनी वारदात मुकम्मल कर ली थी। शायद किसी एक डब्बे पे छीना झपटी हुई, जिसमें वो शख्स जब उन्हें गोली मारी गई तो वो शख्स जो था मुजरिम के साथ था, वो बहुत क्लोज था, तो बड़ा माहिर निशाना भी लिया गया। एक उन्होंने वो बॉक्स उठा लिया था, दूसरा जो उठा रहे थे वो भी कैश बॉक्स बताया जा रहा है। तो जो काउंटर के साथ जो बाहर खड़ा हुआ था, जो हेलमेट पहना हुआ था, वो बहुत क्लोज था, शायद एक हाथ का फासला हो। तो क्योंकि वो जगह मैं खुद वहाँ गया था, मैंने विज़िट किया था, तो नीचे की जगह जो काउंटर था वो बहुत बड़ी नहीं थी, ऊपर तो ये 3 मंजिला बहुत बड़ा ये बुक स्टॉल था, बुक शॉप थी। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि आपने एक साथ 2 घरों को, क्योंकि उसका बेटा भी शादीशुदा था और वो उसका बेटा था, और इस तरह कराची में अब तक आप ये समझे कि 90 से ज़ायद घरों को ये मातम गदा बना चुके हैं। दर्जनों लोगों को इन्होंने ज़ख्मी किया है और कोई पूछने वाला नहीं है। इवन के जब गुलाम नबी मेमन IG सिंध थे, तो उनकी जानिब से एक डायरेक्शन दी गई थी कि कोई भी शहरी थाने जाए तो उसका मुकदमा फौरी दर्ज किया जाए। लेकिन आज आपको मैं कहता हूँ, आप किसी भी थाने किसी शहरी को भेजें तो उसका मोबाइल छीनने तक का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, उसको टाला जाता है ताकि इनकी जो है कारकर्दगी जो है वो ख़राब नहीं हो। हमारे पास अभी केस आया जिसमें एक शख्स ने बताया कि वो CVO घूमने गया था और वहाँ पर जो है स्नैचर आया, उससे मोबाइल छीन के चले गए। उसके पास क्योंकि उसका आईफोन था तो उसके पास अभी तक लोकेशन आ रही है, FIR का इंदराज उसने करवा दिया है, रोज़ थाने के चक्कर लगा रहा है कि जी ये लोकेशन आ गई तो इसे ट्रेस किया जाए। तो पुलिस ताउन भी नहीं कर रही। अगर शहरी अपनी मदद आपके तहत जा भी रहे हैं तो दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जी शनाख्त ऐप बनाई जा रही है, फ़लानी फ़ोर्स का इजरा हो रहा है, हम इस तरीके से चीज़ें चेक कर रहे हैं। देखें, जो अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं, जिसको अभी चंद रोज़ हुए हैं, और गुज़श्ता रोज़ कराची के 97 से ज़ायद SHOs को जो है ट्रांसफ़र पोस्ट किया गया है। इसी तरह जो इलाके का आप नाम ले रही है, वहाँ 2 थाने लगते हैं, एक दरख्शां, एक साहिल। यहाँ पर जो SHOs जो लगते हैं वो साल एक ही जगह पर रहते हैं, और वो बेसिकली किसी और को मैनेज करने के लिए लगाए जाते हैं, जो वहाँ पर बड़े बड़े जो एलीट क्लास है या इस तरह, अगर किसी शहरी के इस तरह कोई मामला भी हो जाता है तो वो कोशिश करते हैं उसको वहीं दबा दिया जाए। जिसका एक सबूत 2 रोज़ पहले एक 62 शख्स था जो फोर्ड गाड़ी में था, उसने एक वाटर टैंकर ड्राइवर को सिर्फ इसलिए कि वो उससे आगे क्यों निकला, उसने पहले उसका टायर बस्ट किया, फिर उसके ऊपर गोलियां चलाई हैं। जिसके बाद फिर जब हमने ये वारदात रिपोर्ट की तो अब जाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अवाम जो गरीब है उसके लिए उनका अलग मेयार है और जो अमीर उसके लिए अलग मेयार है। जमाली पुल के पास एक शख्स को जो है वो यरगमाल बनाया गया, ना सिर्फ उसकी मोटरसाइकिल ली गई, उससे जो है वो उसका मोबाइल फ़ोन, उसकी नकदी, तमाम चीज़ें छीन कर ज़द-ओ-ग़ौब करके उससे फ़रार हो गए और उससे चंद कदम फासले पर ही पुलिस के अहलकार मौजूद थे। बाज़ औक़ात पुलिस अपने हदूद का कहकर मामले को रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश करती है, क्योंकि पुलिस की एक लाइन होती है कि पुलिस कहती है कि ये सामने वाला एरिया मेरा नहीं है, जबकि इस हदूद को
साबिक IG सिंध की जानिब से ख़त्म किया गया था। उनका ये कहना था कि कोई पुलिस की हदूद या इस तरह का मामला नहीं है, अगर किसी जगह पर भी जुर्म हो रहा है तो पुलिस वहाँ जा सकती है। आपने पूरे 8 महीने का एक डाटा बताया कि कितनी वारदातें हुई, इस हवाले से ये बताएंगे पुलिस की कारकर्दगी कैसी रही? पुलिस की कारकर्दगी ऐसी रही है कि 18,000 मोबाइल फ़ोन छीने या चोरी किए गए, तो उसके अंदर से चंद हज़ार मतलब 2-3 हज़ार रिकवर भी हुए हैं। इसी तरह मोटरसाइकिलें अगर 40,000 चोरी या छीनी गई हैं तो उसके अंदर से 3,2900 के करीब रिकवर भी हुई हैं। यानी कि कितना फीसद कहेंगे हम? तो आप कह सकते हैं 5% कह सकते हैं। जैसे आप मिसाल दे रहे थे आटे में नमक के बराबर। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल है, तो इन्होंने अभी रिसेंटली तकरीबन 700 के करीब गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें इन्होंने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जो मुख्तलिफ अजला से चोरी या छीनी गई थी। अगर पुलिस बेहतरीन तरीके से काम करना चाहे तो जराइम पे काबू पाया जा सकता है। देखें, पुलिस जराइम पर काबू पा सकती है, बिल्कुल पा सकती है, लेकिन पुलिस को उसके लिए जो है ना चेहरे को नहीं, निज़ाम को बदलना होगा। अच्छा, आप इन वाक़यात को बहुत करीब से देखते हैं, चाहे वक़ुआ पे भी जाते हैं, लोगों से भी बातचीत होती है, लोगों की तरफ से किस किस्म का रद्द-ए-अमल होता है? क्या लोग अपने आप को महफूज नहीं समझते? सबसे बड़े पहले तो मैं ये लोगों को एक बात कहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी जराइम पेशा शख्स आता है तो आप छोटी जेब या अंदरूनी जेब में मोबाइल छुपाने के बजाय अगर वो आपसे कोई डिमांड करते हैं तो आप दे दें। जान से बढ़कर देंगे कुछ भी नहीं है। अगर आप इस आसरे पर रहेंगे कि मैं उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करूँगा तो वो होते हैं नशे में होते हैं, ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट हैं जो इस तरह की वारदातें करते हैं। नशे की हालत में उनको सिर्फ जो है ना अपनी चीज़ चाहिए होती है। अगर आपके पास से कोई चीज़ नहीं मिली तो एक अलग बात है, वो आपको छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी उनको महसूस हो गया उसके पास चीज़ है और हमें नहीं दे रहा है और मज़ामत कर रहा है तो गोली मारने में एक सेकंड भी नहीं लगा। पिछले दिनों एक वाक़े की बात करें तो जिसमें एक शहरी बैंक से कुछ कैश लेके निकला था और उसने बाकायदा फिर क्लैशनकोफ तानी अपनी मदद आपके तहत जो है अब अपना दिफा करने लगे। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखें, वो तो एक बड़ा हैरत अंगेज़ वाक़या था क्योंकि उसके अंदर एक छोटी बच्ची को भी इस्तेमाल किया गया था 15 साल की, और वो मोटरसाइकिल पर जब वो उसके पीछे पहुँचे तो उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि जो शख्स बैंक से कैश लेकर आया है उसके पास राइफ़ल भी होगी। तो उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो शहरी ज़्यादातर पुलिस उनको कहती है कि अगर 10 लाख से बड़ा अमाउंट है तो वो मुतल्लिका थाने को इन्फॉर्म कर सकते हैं, पुलिस उनके साथ जाएगी, कैश लेकर आएगी। लेकिन जो ये शहरी था तो ये शायद रकम का लेन देन करता रहता हो तो उसने अपनी गाड़ी में असला भी रखा था। लाइसेंस याफ्ता हथियार शहरी अपने साथ रख सकते हैं। अपनी जान व माल की हिफाजत के लिए कानून है कि आप उसको जो है इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो भी जाता है तो सेल्फ़ डिफेंस के तहत आप अगले शख्स पे भी गोली चला सकते हैं जो आपको जान से मारने वाला हो। तो उस शख्स ने, शहरी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। और लेकिन कराची में ये बहुत एक और अहम इशू मेरे जहन में यह है कि कराची में हर महीने सैकड़ों की तादाद में लाइसेंस बनाए जाते हैं। तो देखना ये चाहिए वो लाइसेंस कौन बनवाते हैं, उनकी एज क्या है, वो करते क्या हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि इसके अंदर क्रिमिनल भी लाइसेंस बनवा रहे होते हैं। जो लाइसेंस 5,000 रुपये में ओरिजिनल फ़ीस के साथ बनता है वो आप कहीं पर किसी को भी भेजकर आप जाएं 40-50 हज़ार 60 हज़ार का आपका ये लाइसेंस बन जाएगा। सेकंड ये कि आप अभी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे किसी तरीके से भी आप ऑनलाइन वेपन पर आप जाएं तो आपको पेशावर से, कोयटा से, कहीं से भी आपको डिलीवरी आपके घर तक, कराची तक पहुँचा के दी जाएगी। और ज़्यादातर ये कोचेज़ के ज़रिए होता है। तो आपको ऑनलाइन हथियार कराची में मिल रहे हैं। जब तक देखें कराची डी-वेपनाइज नहीं होगा, कराची से असला ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक जाकर आप इन मामलों पे काबू नहीं पा सकते। कराची में 2 चीज़ें हो चाहिए, एक आप मंशियात का खात्मा करें, दूसरा कराची को डी-वेपनाइज करें। आपके आधे से ज़्यादा इशूज़ खुद ही हल हो जाएंगे। राजनीति स्ट्रीट क्राइम का जन जो है वो बेकाबू होता जा रहा है और शहरी ना सिर्फ अपने माल से महरूम हो रहे हैं बल्कि उन्हें अपनी जानों के भी लाले पड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल, जो कि एक निजी कंपनी में मुलाजमत करते हैं और रोज़ाना का उनका एक रूट था जहाँ से वो वापसी आते थे। उनके साथ क्या हुआ उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताएं, आपके साथ एक इंतहाई अंधनाक वाक़या हुआ, क्योंकि देखें यहाँ पर किसी की भी जान महफूज नहीं है, किसी का भी माल महफूज नहीं है और जिसका जाता है तकलीफ़ दुख उसी को होता है। ना सिर्फ आपको मालो मता से महरूम किया गया बल्कि आपको ज़दों को भी किया गया। क्या तमाम मामला था, ज़रा बताइएगा। देखिए, ये 9 तारीख का वाक़या है, हफ्ते की रात थी। मैं तकरीबन 10:30 बजे ऑफिस से निकला हूँ घर के लिए।
ये वाक़या बिल्कुल स्कीम 33 जमाली पुल के करीब, जिसे आमतौर पर बाज़ औक़ात लोग गाज़ी गोड के नाम से भी जानते हैं। तो मैं तकरीबन 11 बजे, 11:30 बजे का वाक़या था और मैं निकला हूँ अपने ऑफिस से। जैसे मैं उस एरिया में इंटर हुआ हूँ तो 3 अफराद जो कि मुँह पर ढाटे बांधे हुए थे, 125 होंडा वाले थे, और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती असले के ज़ोर पर साइड पे लगवाया और उन्होंने मेरी बाइक रोकते ही मुझे मारना शुरू कर दिया। उस वक्त वहाँ पे कोई आमदोरफ्त का सिलसिला जारी था, यानी लोग आ रहे थे, जा रहे थे? देखिए, वो काफ़ी ख़तरनाक इलाका है, स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे है नहीं और आमदोरफ्त बहुत कम है यहाँ पर लोगों की, गाड़ियाँ बहुत कम आती हैं। तो जिस वक्त मुझे उन्होंने लूटा है उस वक्त कोई भी इंसान वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो आपको फील हुआ था उससे पहले कि शायद कोई आपका ताक़ुब कर रहा है? देखिए, ये ग्रुप है पूरा जो कि इस रोड पे काफ़ी अरसे से वारदातें करता फिर रहा है। तो मुझे यकीन है कि ये वही लोग हैं। यकीनन ये बंदों को पहले देख लेते हैं कि एक इंसान है, अकेला आ रहा है, दफ्तर से आ रहा है हल्की स्पीड में, तो आसपास सन्नाटा है, आसपास बिल्कुल खामोशी थी, कोई भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे रोका और बाइक। अच्छा, उन्होंने रोका, आप रुक गए या उन्होंने क्या किया, आपको क्रॉस किया? देखिए, वो काफ़ी स्पीड में थे और उनकी गाड़ी मेरी बाइक से काफ़ी आगे रुकी। सही, आप पीछे से ही आ रहे थे या आगे से? मैं आगे से आ रहा था, वो भी मेरे पीछे से आ रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने मेरी बाइक को रोका है और रोकने के बाद मुझे काफ़ी देर तक मारा। काफ़ी देर पूछा तक नहीं आपने कि भाई क्यों मार रहे हैं या क्या है, जो चाहिए वो ले लो? वल्लाह आलम वो क्या चाह रहे थे पता नहीं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। लैंग्वेज क्या थी उनकी? बस निकाल, बहुत तो उर्दू रहे थे। हालांकि उनको मैंने अपनी बाइक भी दे दी, अपना मोबाइल फ़ोन भी दे दिया, जो चीज़ें मेरे पास जेब में थी मैं उनको दे दी, हैंड ओवर कर दी। लेकिन जब उन्होंने रोका मुझे तो मारना शुरू कर दिया। 2 बाइक्स पे थे वो? एक बाइक पे थे और एक उतर कर मेरे पास आया जिसके हाथ में वेपन थी। वेपन के उसने ज़रिए मुझे रोका और मेरा वॉलेट वगैरह लिया और मेरी बाइक पर किक लगा के ये जा वो जा, और मैं देखता रह गया। आप उस सुनसान सड़क पर अकेले रह गए? यकीन नहीं आ रहा मुझे कि किस तरीके से हुआ और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। करता भी क्या करता, एक इंसान की जान ही सबसे कीमती है। आज के हालात ऐसे हैं कि जब वो घर से निकलता है कमाने के लिए तो उसके माँ बाप, उसकी बहन, भाई, बीवी, बच्चे वो यही दुआ कर रहे थे कि भाई एक बंदा घर से निकले और खैर से वापस आ जाए। अफसोस इस बात का है कि ना जान महफूज है ना माल महफूज है और भेड़ियों की तरह ये दंदनाते हुए डकैत सड़कों पर सरेआम लूटमार करने में मसरूफ़ हैं। इदारे कहते हैं कि अपनी हिफाज़त आप खुद करो। अगर हम बात करें निगरां वज़ीर दाखिला की, तो उन्होंने ये कहा था कि जी शहरी अंदर की जेबों में मोबाइल जो है वो छुपाएं। पॉकेट के अंदर की साइड रखेंगे चोरी नहीं होगा, अगर पॉकेट में डालेंगे तो चोरी हो जाएगी। असलहा तान लेते हैं, तो ऐसी सूरत में कहाँ अंदर मोबाइल छुपाएं, मुझे ये बताएं। कई दफ़ा पकड़े जाते हैं, दोबारा ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं, दोबारा डकैतियाँ करने लगते हैं, यानी इनकी शनाख्त भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है और लोगों को पता होता है। वहाँ दूर दूर तक कोई पुलिस नहीं थी। देखिए, पहली बात ये कि जहाँ वाक़या पेश आया उसके इतराफ़ में बल्कि 50 कदम दूर 4 पुलिस एहलकार बाइकों पे अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। अच्छा, फिर जब ये आपके साथ हादसा हुआ उनके पास गए, आपने बताया मैं सर उनके ये पास पैदल चल के गया हूँ और उनको मैंने बताया कि भाई आप यहाँ पर खड़े हुए हो अंधेरे में, मैं सरेआम लुट गया हूँ। अच्छा क्या हुआ? मैंने कहा भाई मैं लुट गया हूँ, आपको पता ही नहीं है। पत्नी वो किस दुनिया में थे, क्या कर रहे थे, अंधेरे झाड़ियों में वो खड़े हुए थे 4 पुलिस एहलकार। मैंने उनको बोला भाई मेरी बाइक छिन गई है। अच्छा नंबर बताओ अपना। उन्होंने जो है वो आपसे तमाम मालूमात वहीं? मालूमात नहीं ली, मालूमात उनको मैंने दी है, वो तो सुन भी नहीं रहे थे, उनको पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, वो तो अपनी दुनिया में मस्त है। सवाल ये है कि आखिर ये हैं कौन लोग? देखें, पहली बात तो ये हम जैसे लोग ही हैं जो हमें ही लूट रहे हैं। सवाल सिर्फ और सिर्फ ये पैदा होता है कि इदारे कहाँ हैं, इदारे जानते हैं ये कौन लोग हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। हमें तो आम शहरी, मैं आपके साथ साथ ये बता सकता हूँ कि भाई एक वो पठान था या वो किस ज़मानत ताल्लुक़ रखने वाला था, मैं इसका उसकी शक्ल देख सकता हूँ, उसका हुलियत देख सकता हूँ, लेकिन इनकी नस्लों को और इनके शजर नस्लों को ये हमारे इदारे जानते हैं। एक आम शहरी जब सफ़र कर रहा होता है तो दौरान सफ़र से कई जगह रोका जाता है। अगर आपने गलत तरीके से जा रहे हो तो भी आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेगा, अटेंडेड गाड़ी होगी या कोई और रीज़न होगा, या अगर पाबंदी लगी होगी डबल सवारी पे या डिफरेंट चीज़ें, तो आपको रोका जाता है। इन लोगों को नहीं रोका जाता है। अफसोस ये है कि जो हमारे तनख्वाहों से हमारे एहलकार, जो हमारे टैक्स के पैसों से जिनकी तनख्वाहें जाती हैं, वो ठंडे कमरों में बैठे होते जो हैं। हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें ले रहे हैं, जो ठंडे कमरों में बैठकर सिर्फ और सिर्फ बयान देते हैं कि भाई जेब अंदर बनवा लो या जेब बाहर बनवा लो। भाई मेरे पास तो यही 2 जेब हैं, तीसरी जेब बताएं मैं कहाँ बनाऊँ? आप मुझे बता दें कोई जेब अगर बनवानी हो तो मैं बनवा लूँ, लेकिन आपके पास कोई जेब है ऐसे जहाँ आप रखते हैं? पॉकेट के अंदर की साइड रखेंगे चोरी नहीं होगा, अगर पॉकेट में डालेंगे तो चोरी हो जाएगी। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो FIR क्यों नहीं कटवाई जाती? जैसे कि आपने भी नहीं कटवाई, उसकी वजह क्या होती है, थोड़ा सा बताएं। मेरी बाइक की कीमत फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए, अब मेरी बाइक छिन जाती है, अब हर रोज़ मुझे थाने बुलाएंगे कि भाई आपके बंदे पकड़े गए या पहचान कर लो।
अब इतनी की बाइक नहीं है जितने कोर्ट कचहरी मामलात के अंदर एक मिडिल क्लास बंदा जिसकी आमदनी चंद हज़ार रुपए में है, वो जाएगा फिर आएगा, वो जाए फिर आए, कोर्ट जाए आए। सही, और 9 to 5 उसने जॉब भी करनी है, घर के मसले भी देखने, जॉब भी करनी है, अपना घर भी चलाना है। अब वो कहेगा यार मैं बाइक तो मेरी छीनी गई है, मुझे अफसोस तो है इस बात का। ये जब ये वाकया पूरा हुआ तो वो बार बार कहते हैं ना इंसानी याददाश्त में आता है, आप सोचते हैं, एक ट्रॉमा सा फील होता है। आपको क्या फील होता है अभी? जब मैं सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के लौट कर घर पर आया हूँ तो वालदा के तो हाथ पर ठंडे हो चुके थे। फ़ोन पे वो किसी से बात कर रही थी, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया और बिल्कुल ही परेशान। एक जाहिर सी बात है, उम्र है, माँ है, अजीब गरीब ख्यालात आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है मेरे से सिर्फ चंद चीज़ें छीनी हैं। ऐसे बहुत से कराची के नौजवान हैं जो डकैतियों के दौरान अपनी कीमती जान से हाथ धो बैठते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, जिनकी कीमती जानें जाती हैं, उनकी माओ से आप पूछें कि उनके घरों पे क्या क़यामत टूटती है, कि किस तरीके से एक घर सर्वाइव करता है जब एक नौजवान बच्चा अपने घर से कमाने के लिए निकलता है और वो दिन दिहाड़े इन भेड़ियों के हाथों अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो का क्लिप वायरल हुआ है जिसमें हमारे बाबा को गोलियां मार के बेदर्दी से शहीद किया गया है। तो हमारा सवाल आप सबसे ये है कि क्या कसूर था हमारे बाबा का जो उनको गोलियां मारी गई, कि बेदर्दी से उनको शहीद कर दिया गया। हमारा क्या कसूर था जो हमारे बाप को साया हमसे छीन लिया गया। जिन घरों के चिराग बुझते हैं उनकी तकलीफ और दुख को लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। जब अपने प्यारे को अपने ही हाथों मनो मिट्टी तले दफनाया जाता है तो समझिए पूरे ख़ानदान की खुशियाँ भी उसमें दफन हो जाती हैं। अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे बल्दिया टाउन मुजम्मिल के घर पे, जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि 20 साल का नौजवान है और डकैती मज़ामत पे उसे कत्ल कर दिया गया, जबकि ये 17 साल का नौजवान है। और ये जो अपनी दुकान चलाता था, रात को जब दुकान का टाइम बंद हुआ, दुकान बंद की, अपने घर आ रहा था और रास्ते में जो है वो उससे छीना झपटी की, तमाम चीज़ें लेने के बावजूद भी उसे जो है वो गोलियों का निशाना बनाया गया। जब उसके घर वालों को इत्तला मिली उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, वो तमाम चीज़ें क्या हुई, लेकिन जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो बच्चा जो है वो जानबर नहीं हो सका। उसके घर में हम मौजूद हैं, उनके अहले खाना का क्या कहना है और किस दुख दर्द की कैफियत से वो गुजर रहे हैं, आइए जानते हैं। नाज़रीन, हम मुज़म्मिल के घर में मौजूद हैं, उनकी वालिदा मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किन लफ्ज़ों में जो है वो आपसे ताज़ियत करूं जिससे आपके ज़ख्मों का थोड़ा सा मदावा हो सके। कुछ मुज़म्मिल के हवाले से बताइए, वो क्या करता था, पढ़ता था, काम करता था? मुज़म्मिल पहले पढ़ता था, फिर पढ़ते पढ़ते उसने 8वीं में छोड़ दिया, फिर वो काम करता था। अपनी दुकान थी? छोटी सी परचून की दुकान थी उसकी अपनी। तो सुबह गया है वो, तो शाम को वो घर आ रहा था, तो रास्ते में घर के करीब ही पहुंचा है, तो रास्ते में उससे सब कुछ ले भी लिया और उसे मार भी दिया। मुज़म्मिल की नेचर में ऐसा था कि वो झगड़ा करता या मज़ाहमत करता? मेरे बच्चों ने कभी किसी के साथ उनकी बात भी नहीं की। मुज़म्मिल ने कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं किया। इस इलाके में इस तरह की वारदातें होती रहती हैं, स्ट्रीट क्राइम की? बस जैसे लोग बातें करते हैं तो होती होंगी ना, तब भी बात होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं करता ना। तो हमारे साथ तो जो हुआ है वो मेरे को पता है, बाकी तो मेरे को ज़्यादा हालात पता तो नहीं है ना। आपको खबर कैसे मिली, किसने बताया? मैंने 10:30 बजे अपने बच्चे को फ़ोन की कि अभी घर आओ। बात हुई आपकी उससे? बात क्या हुई है मेरी। क्या गुफ्तगू हुई थी आपकी? बस मैंने बोला अभी आ जाओ, देर हो गई, 10:30 का टाइम हो गया। उसने बोला अम्मी मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। तो करीब था यहाँ से? करीब ही है, थोड़ा सा दूर से। थोड़ी सी देर मैंने उसकी इंतज़ार की, तो उसके बाद बस 11 बजे का टाइम था, 11 बज के मेरे ख्याल में 15-20 मिनट का टाइम था। तो गेट खटखटाया, किसी ने आवाज़ आई तो मैं गई हूँ, तो मैंने बोला मुज़म्मिल आ गया। तो मैंने देखा कोई और बच्चे खड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला कोई है घर में तो उसको बाहर भेजो, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने मेरे को सही से बात नहीं बताई,
तो जब गए अस्पताल तो उसको हॉस्पिटल ले गए थे बच्चे को। घर में कौन मौजूद था, फिर घर उसको कौन गया? घर में दूसरा मेरा बेटा मौजूद था, वो गया है उनके साथ। और यहाँ से कितनी दूर जो है वो ये हादसा पेश आया? ये थोड़ा सा ही दूर है, पीछे गली में है। यानी घर पहुँचने वाला था? घर पहुंचने वाला था बस। उमूमी तौर पे वो रात को इतने बजे ये आता था? यही टाइम था उसका, 11 बजे तक वो आता था दुकान बंद करके। जब आपका बड़ा बेटा पहुंचा वहाँ पर तो बस उस टाइम वो बस ज़्यादा तो मेरे को उसके बाद कोई मेरे बस मैंने अपने बेटे से पूछा कि तूने उसको देखा? वो बोला, उसने मेरे को ये बोला वो काम पर आता। बस दोबारा उससे बात नहीं हो सकी दूसरे बड़े बेटे से, बस बाकी उसने कुछ भी नहीं बताया। आपको पता चला होगा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं उसको? हॉस्पिटल एम्बुलेंस आई है, आवाज़ आ रही थी तो मैं उसके पीछे भागी हूँ, मगर उसको लेके चले गए थे सिविल अस्पताल। जिस टाइम उससे बात हो रही थी कहीं भी जहन में ऐसा था कि ये आखिरी बात हो रही है मेरी उससे? ये तो अल्लाह ही जानता है, मेरे जहन में तो ऐसी कोई बात नहीं आई। माएँ इतने अरमान से, लाड से, प्यार से अपने खूने जिगर को परवान चढ़ाती हैं, उस औलाद को ये जालिम लुटेरे छीन लेते हैं। ना सिर्फ हमें अपनी मालूमता से महरूम करते हैं बल्कि हमारी जान भी ले लेते हैं। तो ऐसे में एक माँ के दिल से क्या निकलता है? उसके लिए क्या हम लोग बोल सकते हैं, अल्लाह उसको हिदायत दे ताकि और दुनिया उसके हाथों से बच सके। मुजम्मिल की क्या बात आपको बहुत याद आती है? क्या फरमाइशें करता था? कौन से खाने बनवाता था? मुजम्मिल मेरा बच्चा था, मुजम्मिल की मेरे को हर बात याद आती। मुजम्मिल की कौन सी बात मेरे को याद नहीं आएगी? मैं माँ हूँ, मेरे को हर बात याद आती है मुजम्मिल की। मेरे को एक पल पल की बात याद आती है मुजम्मिल की। कभी बेसाख्ता आवाज़ भी निकल जाती होगी मुजम्मिल का अबू 7 साल हो गए, इंतकाल हो गया। उसके बाद मुजम्मिल ने बहुत मेहनत की है, उसने बिजली का काम सीखा छोटी उम्र में, फिर वो काम करता रहा। उसके बाद फिर वो काम कोई उससे घर का मसला हल नहीं हुआ, फिर उसने ये छोटी सी परचून की दुकान खोली थी। जज्बाती था, गुस्से वाला था, प्यार करने वाला था, प्यार करने वाला था, हंसी मजाक करने वाला था, कोई गुस्से वाला नहीं था मेरा बच्चा। जाहिर सी बात है अपने जवां बेटे की मौत पर बात करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, किसी से भी नहीं हो सकती बात ना। इनका तो सवाल है ना रियासत से कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है, ये किसके सर है ये खून नाहक ना। हमारे साथ मुजम्मिल की बहन भी बैठी हुई, उनसे बात करते हैं। आप एक ही बहन हो? जी। तो जब एक बहन होती है ना तो बड़ा से छेड़ा जाता है, बड़े लाड के साथ रखा जाता है। होती थी ऐसी नोक-झोंक आपके भाई के साथ? काम करने का नहीं कहते पर मजाक करते थे। मजाक चीजें लेकर आते थे आपके लिए? जी। क्या फरमाइशें करती थी भाई से, मेरे लिए क्या लेकर आना है? हर चीज़ की फरमाइश करते। क्या चीज़ मुजम्मिल की याद आती? हर चीज़ याद आती है। जब आपको पता चला कि इस तरीके से आपके भाई दुनिया में नहीं रहे? मैं सोई हुई थी तो चाची ने उठाया कि बोल उठो। मैंने बोला क्या हुआ? कह रहा मुजम्मिल को किसी ने मार दिया। तो मैंने समझा कि शायद एक्सीडेंट का कह रहा है। तो मैंने बोला क्या हुआ? कह कि उसको किसी ने गोलियाँ मार दी। नाज़रीन, मुजम्मिल के भाई और चाचा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? उस्मान। आप घर में थे जिस वक्त आपको इत्ला मिली? तो ऐसे ही मैं दुकान से आया तो मैं सोया हुआ था, तो उसका दूर का दोस्त आया, उसने मुझे बताया कि इस तरह तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं इसी तरह उसके साथ गया तो रास्ते में उसने मुझे बताया कि तेरे भाई को जो डकैती हुई है और उससे उसको गोलियां लगी हैं। उस वक्त तक किसी ने एम्बुलेंस कॉल नहीं की थी आपको? नहीं, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं यहाँ से गया, वो मुझे लेके गए। तो मैं अस्पताल पहुँचा तो मैं जाके उसके करीब खड़ा हुआ, उसकी हालत देख के मैं खुद कांपने लगा कि मैं खुद जाके पीछे बैठ गया। उसको गोलियां लगी हुई थी? यहाँ नज़र लगी क्योंकि उसको पट्टी लगी हुई थी। तो आप बड़े थे तो उसे समझाया करते थे? मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह वो समझदार था, हर जगह पे वो मेरा साथ देता था। आज समझो साथ देने वाला वो चला गया, कोई भी नहीं मेरे साथ। अब आप घर से बाहर निकलते होगे तो माँ को तो वैसे ही एक धड़का लगा रहता होगा? जी, इसी की वजह से मैं उसकी दुकान पे भी नहीं जा सक रहा हूँ। उसकी दुकान जो वहाँ करता था वो भी मुझे छोड़नी पड़ी।
सिर्फ अपने घर की वजह से ही। सही है, ये कैसा जंगल का कानून है? हम लोग अपने काम नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, कहीं जा नहीं सकते। आप ये देखें कि ना सिर्फ इस घर का जवान बच्चा गया है, बल्कि ये फैमिली इंसाफ मांग रही है। तो जिस तरीके से ये सो रहे थे, इनको इत्तला मिली, आपको भी इसी तरीके से पता चला? आजकल आपको पता है आंखों की बीमारी आई हुई है, तो मैंने ड्रॉप डाला, तो बस जैसे लेटने लगा तो इधर ही मोहल्लेदार हैं, तो उन्होंने दरवाज़ा खड़काया ज़ोर ज़ोर से, तो मुझे आवाज़ दी कि आप बाहर आ जाएं। मैंने बोला क्या मसला है? नहीं बोला आप बाहर आ जाएं। मैं बाहर चला गया, तो मैं कमीज़ भी उठाई, तो रास्ते में मैंने पहनी। मैंने क्या मसला है? बोलता है आपके भाई के मकसद मजीद भाई के बेटे को वो मकसद है कि डाकुओं ने मार दिए। बस फिर उसके बाद मुझे नहीं पता लगा, बस मैं यहाँ से पैदल ही भागा। तो पास ही मेडिकल है, तो मैं जब पहुंचा तो मेडिकल में बड़ी रश कश थी, तो मैंने उनको बोला ज़रा आप साइड पे हो जाओ, तो मैं उसका चाचा हूँ। तो मैंने उसको जब हिलाया तो मकसद ये है कि उसने मुझे आंख से देखा, और मकसद ये है कि उसने गर्दन हिलाई, यानी उसकी सांसें चल रही जी उस टाइम सांसें उसकी चल रही। फौरी तौर पे वहाँ पर तिब्बी इमदाद उसको दी जाती तो मैडम बस कुछ देर तो वो मकसद ये है 4-5 मिनट गली में तड़पता रहा। कोई किसी के इतनी मकसद है कि हर कोई, आपको पता है कि आजकल की हमारी जो पुलिस है उनसे हर कोई डरता है, कोई किसी केस के खड्डे ऐसा में नहीं है, पड़ता, हाँ। कोई ऐसे खड्डे में नहीं पड़ता। मकसद ये है कि उसका एक फ्रेंड था, उसका दोस्त था, उसके साथ उठता बैठता था। उसने जब देखा कि भाई मुजम्मिल तू है, उसने बोला हाँ यार मैं हूँ, मुझे लूट लिया है, मुझे मार भी दिया है। बस उसने उठाया, तो उसने उठा के लेके जाने, उसके साथ 2 साथी और आए मोहल्ले के, उन्होंने उठा के जब लेके गए मेडिकल में, उन्होंने बोला हमारे वस का काम नहीं है। तो उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तो 10 से 15 मिनट में एम्बुलेंस आ चुकी थी। तो बस उन्होंने फिर उठाया, उनको हॉस्पिटल में गए। मुजम्मिल की मामी हूँ। सारी बात है, जिस घर में बाप चला जाता है उस घर में बच्चे पल तो जाते हैं, मगर उस माँ पे क्या गुजरती होगी। अगर आप खुद माँ हो तो तुझे आप इस चीज़ का पता होगा कि कितनी तकलीफ़ होती है। ये मेरी बहन ने बेचारी ने कम से कम 6-7 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे। वो बच्चा क्योंकि वो फीस की वजह से पढ़ते पढ़ते उसने स्कूल छोड़ दिया। ये तो बेचारी इस मुश्किलात में, इससे तो बात भी नहीं हो रही ना। तो फिर उसके बाद उसने काम शुरू किया है, मोटरों का काम उसने सीखा है। फिर काम करते करते फिर उसने देखा है कि ये मेरा काम। फिर इसने कहा कि अब मैं तो जैसे ही करता हूँ, इधर करीब ही कहीं दुकान लेके तो थोड़ी डाल देता हूँ कि हम दोनों थोड़ा बहुत करेंगे, तो घर ये बहन भी है, माँ भी है, घर का गुजारा चलेगा। उसके बाद जो ना आप खुद जो है ना, ये 4-5 दिन हो गए, मगर ये चीज़ ज़रूर है ना कि हम गरीबों की ना कोई अदालत लगाने वाला रब की ज़ात के बगैर कोई नहीं है। मगर हमारी यही गुजारिश है, बराए करम मेरी बहन की गोद तो उजड़ गई है, मगर किसी माँ और की गोद ना उजड़े। जितना जल्दी हो सके आप जो है, जितना जल्दी हो सके उन जालिमों को जो है ना गिरफ्तार करें, उन्हें सख्त से सख्त सजा दें। इसके बारे में पता चला तो यकीन तो नहीं? जिस टाइम इन्होंने कॉल की ना, तो मेरे पूरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। तो जारी बता मैं रोना शुरू कर दी, क्योंकि मैं भी माँ हूँ ना। तो जिस टाइम मैं उसने कहा में मेरी आवाज़ आई, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अब क्या हो गया जमीला? मैंने कहा क्या हुआ? हमारे बेटे को किसी ने मार दिया। आप देख सकते हैं कि ये पूरा इनका जरगा लगा हुआ है, जिसमें इनका एक तरीक़ेकार होता है, एक सिस्टम होता है, जिसके तहत जो है वो फ़ैसला सुनाया जाता है। और क्या चीज़ें होती हैं ज़रा मालूम करते हैं। ताज़ियत के लिए आए हुए हैं या कोई जरगा बिठाया हुआ है, क्या हो रहा है? इलाके के दोबारा जो है ना किसी के साथ ये वाक़यात नहीं हुए, ये इसलिए जो है ना मीटिंग बैठाई हुई है। अभी इसका जो है ना बड़े बड़े बात कर रहे हैं, तो उसका देखो क्या रिजल्ट। ये इलाके के बड़े हैं या ख़ानदान के बड़े हैं? ये इलाके के बड़े और ख़ानदान के भी बीच में है, मगर इलाके के ये बड़े बैठे। अब यहाँ पे ये हो गया कि लोगों का एतमाद इदारों से ख़त्म होता जा रहा है, और वो अपनी मदद आपके तहत इस तरह के वाक़यात पे कैसे काबू पाया जा सकता है, ऐसे खूंखार दरिंदों से कैसे बचा जा सकता है, उस पर ये आप देख सकते हैं कि ये इनके इलाके के और ख़ानदान के बड़े बैठे हुए हैं। ना सिर्फ यहाँ पे पुरसा दे रहे हैं, ताज़ियत कर रहे हैं, बल्कि आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम ये अपनी बुनियादों पर, अपनी मदद आपके तहत कैसे मुमकिन बना सकते हैं, इस पर जो है वो लोगों को समझा रहे हैं। ये हमारे इंतहाई अच्छे पड़ोसी हैं, और ये जो बच्चा शहीद हुआ है इसका नाम मुजम्मिल है। ये पहले से भी यतीम था और घर का वाहिद कफील था, एक दूसरा इसका भाई है। तो इंतहाई इनके हालात भी बेहतर नहीं है, काफ़ी सारे मुश्किलात का इनको सामना है। अभी हमारे पूरे तिहाड़ टाउन में इंतहाई हमें परेशानी हो रही है, हमारे बच्चे महफूज नहीं है, ख़वातीन महफूज नहीं है। 3 दिन कबल की बात है, जुमरात बाज़ार ग्राउंड UC2 के ऑफिस के करीब हमारी एक बहन थी पोलियो वर्कर, उससे डकैतों ने मोबाइल छीना, और उसको जब गिरफ़्तार किया अहले इलाके के अफराद ने, तो पुलिस ने उसको छोड़ दिया। तो हमें देख के इंतहाई अफसोस होता है।
खुशियों के शहर कराची में अब अंधेरे बढ़ते जा रहे हैं। डकैती और राहजनी की बढ़ती वारदातों से परेशान लोग अब हुकूमत की जानिब मतवज्जो हैं कि आखिर ये सिलसिला कब थमेगा। क्या आवाम को खुद ही इन मसलों का हल निकालना होगा? सेफ सिटी मंसूबे और इदारे की पॉलिसियों के बावजूद स्ट्रीट क्राइम में इजाफा दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? अरबाब इख्तियार की बातें शहरियों के जख्मों पर नमक तो छिड़क रही हैं, लेकिन वारदातों को रोकने में नाकाम है। कभी तसल्ली, कभी दिलासे, कभी दावे तो कभी वादे। अब बहुत हो गए, अब कुछ करने का वक्त है। अब हालात पर काबू पाने के लिए सबको मैदान में उतरना होगा ताकि आवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। याद रखें, नफरत जुर्म से करे, मुजरिम से नहीं, और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखें और इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में हम आपके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।